गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न मोर में। मैं डॉक्टर सीमा। आज मैं आपको लोक प्रशासन के विषय प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस साझा करना चाहूँगी, उन्हीं पर चर्चा करूँगी। जैसे कि हमें पता है कल लोक प्रशासन का एग्ज़ाम है, तो मैं अपने स्टूडेंट को इन्हीं कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सहयोग करना चाहूँगी। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि मैंने प्रश्न का जो एक सीरीज़ ली है वह स्टार्टिंग की यूनिट से न लेकर के लास्ट की यूनिट से ली है और पीछे से चली हूँ। साथ ही प्रश्नों को आसान प्रश्नों को ना लेकर के थोड़े से कठिन प्रश्न लिए हैं, क्योंकि आसान प्रश्न तो बच्चे सभी तैयार कर चुके होंगे या कर रहे होंगे। इसी क्रम में मेरा पहला क्वेश्चन है कि एक यांत्रिक प्रशासन के रूप में कार्य नहीं कर सकता, किंतु एक प्रशासक एक यांत्रिक के रूप में कार्य कर सकता है। यह कथन किसने कहा है? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उक्त कथन कहा कि कोई भी प्रशासक है उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह अन्य व्यक्तियों की खूबियों के रूप में भी कार्य कर सके। इस प्रश्न पत्र में मैंने कुछ जोड़े भी बनाए हैं। जोड़े बनाने से फ़ायदा ये होता है कि आपको एक क्वेश्चन के बजाय एक क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1933 में इंग्लैंड के वित्त मंत्री कौन थे? वह थे सर रॉबर्ट वॉलपोल। रॉबर्ट वॉलपोल वही मंत्री हैं जिनके नाम से बजट शब्द को बजट शब्द नाम दिया गया। इन्होंने वित्त मंत्रालय में बजट प्रस्तुत किया था एक चमड़े के थैले में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा इसी में ही जोड़ों में, प्रशासनिक सुधार आयोग। हमारे देश में अभी तक प्रशासनिक सुधार आयोग तो बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारी समितियां बनी हैं, परंतु 2 प्रमुख सुधार आयोग रहे, प्रथम सुधार आयोग एवं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे के हनुमंथैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, आप सब लोग इसको ध्यान से देखिएगा। साथ ही नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं श्री सीताराम सोनी जी। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? यह मसूरी उत्तराखंड में स्थित है, जहाँ यह एक ट्रेनिंग का ऑफिस है। हमारे आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की ट्रेनिंग यहीं पर होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ओम्बुड्समैन की संस्था की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में की गई थी? यह देश था स्वीडन। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के कुल कितने राज्यों में लोकायुक्त का पद सृजित किया जा चुका है? अभी तक केवल 18 ही राज्य है जिसमें लोकायुक्तों का पद सृजित हुआ है। इस आगे की प्रक्रिया जारी है। आप देखेंगे कि मैंने फिर दोबारा से जोड़े बनाए हैं, जिसमें हैं कि देश और ओम्बुड्समैन स्थापना का वर्ष। फर्स्ट है स्वीडन में स्थापना हुई 1809 में, नॉर्वे में 1963 में, डेनमार्क में 1953 में और फिनलैंड में 1905 में। ये सारे के सारे यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। केवल हमारे बीए के नहीं, यूपीएससी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए भी हमारे लिए प्रश्न अत्यंत लाभदायक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा और किसको बाहर रखा गया? बाहर रखा गया भारत के प्रधानमंत्री को। फिर है कि हमने अन्ना हजारे आंदोलन का बहुत नाम सुना है। 2011 में लोकपाल विधेयक को लेकर के इनका आंदोलन हुआ। यह प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। साथ ही भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? ये 9 मई 1968 में प्रस्तुत किया गया। भारत में संगठन व प्रणाली संभाग की स्थापना सर्वप्रथम किस वर्ष की गई? ये स्थापना सन 1955 में की गई।
फिर आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है O&M का प्रयोग सर्वप्रथम किस क्षेत्र में किया गया। ये बच्चों को एकदम पता नहीं चलता, ठीक है, तो हम इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि व्यावसायिक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया। भारत में सर्वप्रथम 1949 में किसने संगठन एवं प्रणाली संभाग की आवश्यकता पर बल दिया। ये प्रसिद्ध हमारे प्रशासनिक सुधारक रहे हैं N. गोपाल स्वामी अयंगर। इन्होंने सर्वप्रथम संगठन एवं प्रणाली संभाग की आवश्यकता पर बल दिया था। प्रशासनिक सुधार की अवधारणा का अनुभव सर्वप्रथम किस देश में हुआ। फ्रांस एक प्रसिद्ध देश है जिसने प्रशासनिक सुधार की अवधारणा को अनुभव किया अपने देश में। फिर आता है इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड का प्रारूप किसने तैयार किया था। ये तैयार किया था मुनरो ने। लोक प्रशासन के विशेषज्ञों ने किस प्रतिवेदन को लोक प्रशासन का सर्वोत्कृष्ट साहित्य कहा है। यह है गोरवाला प्रतिवेदन। गोरवाला ने प्रशासनिक सुधार आयोग के संदर्भ में बहुत सारा कार्य किया है और उनके इस प्रतिवेदन को अभी तक का लोक प्रशासन का सर्वोत्कृष्ट प्रतिवेदन व साहित्य के नाम से भी कहा जाता है। किस मंत्रालय के आदेश से प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। यह मंत्रालय था गृह मंत्रालय। मैंने फिर दोबारा से मैचिंग प्रश्न लिए हैं ताकि बच्चों को एक ही प्रश्न में 4-4, 5-5 प्रश्न मिल सकें। जैसे कि अयंगर समिति की स्थापना 1949 में हुई थी, संतानम समिति 1964 में आई थी, सचिवालय पुनर्गठन समिति 1947 में आई थी और मितव्यता समिति को हम पढ़ते हैं 1948 में। सरकारी आयोग का प्रमुख सुधार बिंदु किस क्षेत्र पर रहा। ये रहा केंद्र राज्य के संबंधों पर, क्योंकि उस समय तक हमारे देश में स्थिति ये आ गई थी कि केंद्र राज्य के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होने प्रारंभ हो गए थे, जिसमें प्रमुख विवाद जैसे था हमारा केंद्र राज्यों के मध्य जल एवं नदी विवाद। फिर आता है लोक प्रशासन में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए कौन से पुरस्कार की घोषणा की गई। ये पुरस्कार था प्रधानमंत्री पुरस्कार। फिर आप आगे देखेंगे कि किस सुधार आयोग के अंतर्गत बताया गया कि अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। तो वह था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966। इस आयोग ने 578 सुझाव प्रस्तुत किए थे कुल मिलाकर के। नेक्स्ट प्रश्न है प्रशासनिक सुधार की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ये थे फ्रांस के जीन रुडोल्फ पेरो ने। उसके बाद अमेरिका के फ्रेडरिक टेलर को हमें नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत दिया था। और फिर 1924 से 1940 के बीच में एल्टन मेयो ने हार्थोन प्रयोग किए और ये प्रयोग ऐसे प्रयोग थे जिन्होंने लोक प्रशासन की बहुत सारी व्यवस्था को परिवर्तित करने में अपना योगदान दिया। फिर आते हैं पॉल एप्पलबी को हमें नहीं भूलना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इनको अपने देश में बुलाया था प्रशासनिक सुधारों के लिए। इन्होंने 15 जनवरी 1953 में 3000 शब्दों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। भारत में लोक प्रशासन सर्वेक्षण का प्रतिवेदन इसको नाम दिया और बताया कि भारत में किस तरीके से कर्मचारियों व सरकार का संबंध होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य एक बड़ी मात्रा में औपनिवेशिक शासन का अवशेष मात्र है। ये कथन है पॉल एच एप्पलबी का। भारत में लेखांकन को लेखा परीक्षण से कब पृथक किया गया। देखिएगा मैंने लिखा है सन 1976 में। संसदीय समितियों की स्थापना का उद्देश्य क्या है। यह उद्देश्य है सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रण रखना। ओके। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट राजकीय उद्यम समितियों में कुल कितने सदस्य होते हैं। ये सदस्य संख्या 22 है। बजट की अंतिम प्रक्रिया का चरण कौन सा है। तो ये बहुत कम बच्चे जानते हैं इस बात को। कई बार बच्चे बजट को केवल ऊपर पढ़ लेते हैं। यह क्रम है लेखा परीक्षण। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि जे.सी. चार्ल्सवर्थ हैं, प्रसिद्ध विचारक हैं।
ये कहते हैं कि लेखा परीक्षण यह जानने की प्रक्रिया है कि प्रशासन ने विधानमंडल द्वारा स्वीकृत धनराशि को उसकी शर्तों के अनुसार व्यय किया है या नहीं। यह कथन किसका है? मैंने आपको पहले ही बताया, जेसी चार्ल्सवर्थ का यह कथन है। फिर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 148 से 151 तक आपको ये प्रावधान देखने के लिए मिलेगा। सन 1921 में लोक लेखा समिति की स्थापना होती है। ये किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? 1919 अधिनियम के अंतर्गत लोक लेखा समिति की स्थापना होती है। सन 1967 तक लोक लेखा समिति का अध्यक्ष शासक दल का ही सदस्य होता है, परंतु पहली बार 1969 में विरोधी दल के सदस्य बने, वह थे मीनू मसानी। कौन थे? मीनू मसानी। ठीक है। फिर आता है वित्त ही शासन है। यह कथन है लॉर्ड जॉर्ज का। ओके। फिर देखिएगा, आपका नेक्स्ट प्रश्न है बजट संबंधी प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा जाता है? मैंने आपको पहले वाला प्रश्न बताया था ना कि बच्चे पढ़ते नहीं है इसको कि बजट की अंतिम प्रक्रिया का चरण कौन सा है, लेखा परीक्षण। हम लोग केवल यही प्रश्न पढ़ के छोड़ देते हैं कि बजट संबंधी प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। बजट निर्माण, बजट का विधानमंडल द्वारा अनुमोदन और बजट का कार्यान्वयन। ये भी हमें बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से याद करना होता है। इसका उत्तर ये प्रथम चरण ये है, द्वितीय चरण है बजट का विधानमंडल द्वारा अनुमोदन और तृतीय है बजट का कार्यान्वयन। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि प्रशासकीय मंत्रालय द्वारा प्रेषित बजट अनुमानों को 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले है स्थायी प्रभार, फिर है हमारी प्रचलित योजनाएं और नई योजनाएं। इनके आधार पर हम अपने बजट का अनुमान लगाते हैं। नेक्स्ट है सरकारी नीतियों व कार्यों से जनता को अवगत कराने का कार्य कौन करता है? ये कार्य किया जाता है जनसंपर्क विभाग द्वारा। जनसंपर्क विभाग देखता है कि जनता के पास तक सरकार द्वारा संचालित सारी योजनाएं पहुँचे और जनता उनका पूर्ण रूप से लाभ उठा सके। प्रेस सूचना ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये स्थापना की गई थी सन 1919 में। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग सर्विसेज संभाग का कार्यालय कहाँ है? ये कार्यालय शिमला में है। शिमला एक महत्वपूर्ण स्थान है प्रशासनिक दृष्टिकोण से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। मुझे भी इस प्रश्न को पढ़ते समय बड़ा मज़ा आया था कि भारत में टेलीविज़न कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, इसकी शुरुआत हुई थी सन 1959 में, 1959 में। फिर दोबारा से मैंने जोड़ो वाला प्रश्न लिया है, जैसे कि प्रसार भारती का गठन कब हुआ? 1917 में। टेलीविज़न व आकाशवाणी को कब अलग अलग किया गया? 1976 में। राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आरंभ कब होता है? 1982 में। फिर आता है आपका, फिर दोबारा से जोड़े लिए हैं, जैसे कि केंद्रीय राजस्व बोर्ड, इसका काम है वित्तीय स्रोतों का संकलन करना। फिर है राजकोष व्यवस्था क्या करती है? ये निधि सुरक्षा का कार्य करती है। अनुच्छेद 12 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 12 में बजट का प्रस्तुतिकरण है। वित्त मंत्रालय निर्माण का उत्तरदायित्व किसका है? वित्त मंत्रालय बजट निर्माण का उत्तरदायित्व रखता है। प्रथम वेतन आयोग, फिर देखिए नेक्स्ट है कि प्रथम वेतन आयोग की स्थापना कब होती है? प्रथम वेतन आयोग की स्थापना सन 1946 में होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रथम वेतन आयोग 1946 में आया, मैंने बताया ये आपको। द्वितीय वेतन आयोग आता है 1966 में। और तृतीय और चतुर्थ आप देख रहे हैं, मैं इसको लिखना भूल गई स्टूडेंट्स, आप लोग लिख लीजिएगा इसको कि तृतीय वेतन आयोग आता है हमारा 1973 में, इसकी रिपोर्ट आती है। और चतुर्थ वेतन आयोग आता है 1987 में, 1987 में। ओके। फिर देखिए पांचवा वेतन आयोग हमारा 1997 में आता है।
छठा वेतन आयोग 2006 में है और 7वां वेतन आयोग अभी अभी आया था 4 साल पहले ही, सन 2016 में। फिर मैंने नेक्स्ट प्रश्न लिया है, संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र एवं अनिवार्य मध्यस्थता स्कीम की स्थापना किस वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई? इसकी स्थापना की गई 1966 में द्वितीय वेतन आयोग के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप कि पश्चिमी देशों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप भारत में सर्वप्रथम 1922 में रेलवे कर्मचारी संघ की स्थापना होती है। फिर है, भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित किया गया? ये सन 1926 में पारित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे आप विटले परिषद। विटले परिषद बहुत इंपॉर्टेंट परिषद होती है, लोक प्रशासन के सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होना चाहिए। विटले परिषद बताती है कि भारत में कर्मचारियों के और सरकार के मध्य जो विवाद है, उन विवादों का निपटारा कैसे किया जाए। ये एक महत्वपूर्ण परिषद है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, लोक प्रशासन के सभी स्टूडेंट को, साथ ही राजनीति विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स को इसका अध्ययन करना चाहिए। सन 1917 में इंग्लैंड में विटले ने इस परिषद के ऊपर कार्य किया था। क्योंकि विटले नाम के व्यक्ति ही थे, इसीलिए इसे विटले परिषद कहा गया। और इंग्लैंड में इन्होंने शासक व कर्मचारियों के विवादों को निपटाने के लिए एक माध्यम का विकास किया, जिसे विटले परिषद कहा गया। विटले परिषद का गठन ये 3 त्रिस्तरीय बताते हैं, राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषदें, जिला या क्षेत्रीय परिषदें। राष्ट्रीय परिषद में कहते हैं कि कुल 54 सदस्य होने चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि प्रथम वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सन 1954 में प्रत्येक मंत्रालय में कितने प्रकार की स्टाफ काउंसिल है? ये 2 प्रकार की स्टाफ काउंसिल रखी जाती हैं, वरिष्ठ स्टाफ काउंसिल और कनिष्ठ स्टाफ काउंसिल। नेक्स्ट देखेंगे आप, द्वितीय वेतन आयोग ने संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की स्थापना की। ये भी त्रिस्तरीय रही है और इसको 3 भागों में बांटा गया, राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद। मैंने इसको थोड़ा आप में इसी के अंदर कम से कम आपके 10-15 क्वेश्चन बन रहे होंगे, आप ध्यान से देखेंगे कि कर्मचारी पक्ष में की तरफ से इसमें जो सदस्य चुने जाते हैं वह है कि कर्मचारी पक्ष की ओर से 50 सदस्य होते हैं और सरकार की पक्ष की ओर से 25 सदस्य होते हैं। विभागीय परिषद में कर्मचारी पक्ष की ओर से 20 से 30 सदस्य हैं और सरकार की ओर से अधिक 10। फिर क्षेत्रीय परिषदों में कर्मचारी की ओर से 8 सदस्य और सरकार की ओर से 5 सदस्य होने चाहिए। इसकी बैठक, संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की बैठक, अंतिम बैठक हुई थी 14 अक्टूबर 2006 में। इसके बाद अभी तक इसकी कोई बैठक नहीं हुई है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस लेक्चर से और इस क्वेश्चन के पैटर्न से ज़रूर लाभान्वित होंगे। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही मुझे बताइएगा कि क्या मुझे इस प्रकार के क्वेश्चंस आगे भी बनाने चाहिए और उसमें मैं क्या क्या सुधार कर सकती हूँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।